शिक्षा की दुनिया बाहर से देखने पर जितनी सरल लगती है, भीतर से वो उतनी ही जटिल और वैज्ञानिक है। एक शिक्षक का कक्षा में प्रवेश करना और विद्यार्थियों का कुछ नया सीखकर बाहर निकलना, ये कोई जादू नहीं है। हाँ, इसके पीछे बहुत ही गहरी मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं काम करती हैं। बिल्कुल। आज की इस गहन चर्चा में हमारे पास जो स्रोत सामग्री है, वो सीधे तौर पर इसी बात का खुलासा करती है। हम शिक्षा के मूलभूत सिद्धांतों, शिक्षण विधियों, सीखने की प्रक्रिया और स्कूल स्तर पर होने वाले मूल्यांकन पर आधारित एक विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। वीडियो को लाइक करें। ये स्रोत सामग्री निस्संदेह बहुत ही रोमांचक है। मैं एक उत्सुक छात्र की भूमिका में इस पूरी जानकारी को अत्यंत ध्यान से सुनने और समझने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। ये बहुत अच्छा दृष्टिकोण है। मैं बीच बीच में अपनी समझ को पक्का करने के लिए महत्वपूर्ण टिप्पणियां साझा करता रहूंगा। इससे ये स्पष्ट होता रहेगा कि ये सभी सिद्धांत आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। बहुत ही बढ़िया। तो स्रोत सामग्री की शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प अवधारणा से होती है, जिसे सूक्ष्म शिक्षण या माइक्रो टीचिंग कहा जाता है। अच्छा, सूक्ष्म शिक्षण। हाँ, स्रोत बताता है कि ये शिक्षण का एक बहुत ही छोटा और संकुचित प्रारूप है। इसमें कक्षा की क्रियाएं बहुत ही सूक्ष्म रूप से की जाती हैं। मतलब एक तरह से बड़ी प्रक्रिया को छोटे हिस्सों में बांटना। एकदम सही। और स्रोत ये भी स्पष्ट करता है कि इस विशिष्ट विधि का विकास एलन महोदय ने किया था। एलन महोदय, ये नाम याद रखने लायक है। बिल्कुल। स्रोत में एलन महोदय के अनुसार दी गई एक बहुत ही सटीक परिभाषा भी है। उनके अनुसार इसका अर्थ समस्त शिक्षण को लघु क्रियाओं में बांटना है। शिक्षण जैसी जटिल चीज को छोटे हिस्सों में बांटना वास्तव में कौशल को निखारने का एक बहुत ही व्यवहारिक तरीका है। हाँ, और इसका सबसे बड़ा लाभ ये है कि कम समय में अधिक दक्षता प्राप्त की जा सकती है। इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षकों के कौशल का विकास करना है। जैसे खेल के मैदान में किसी एक तकनीक का बार बार अभ्यास करना। सही बात है। स्रोत इन कौशलों के कुछ विशिष्ट उदाहरण भी देता है, जैसे कि श्यामपट्ट कौशल, पुनर्बलन कौशल और प्रश्न प्रवाह कौशल। यानी बोर्ड का सही इस्तेमाल, बच्चे को प्रोत्साहित करना और सवाल पूछने का तरीका। बिल्कुल वही। अब स्रोत सामग्री आगे सूक्ष्म शिक्षण की अवस्थाओं का विवरण देती है। इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं जो क्रमानुसार चलती हैं। 3 अवस्थाएं। हाँ, सबसे पहली है ज्ञान प्राप्ति अवस्था, जहां सैद्धांतिक ज्ञान मिलता है। दूसरी है कौशल प्राप्ति अवस्था, मतलब अभ्यास का चरण। एकदम सटीक। और तीसरी है स्थानांतरण अवस्था, जहां सीखे गए कौशल को वास्तविक कक्षा में स्थानांतरित किया जाता है। ये बहुत ही तार्किक क्रम है। अब स्रोत में इस सूक्ष्म शिक्षण की पूरी प्रक्रिया और समय सीमा का विवरण है। ये पूरा चक्र कुल 36 मिनट का होता है। अरे वाह, बिल्कुल सटीक 36 मिनट। हाँ, इसमें सबसे पहले पाठ्य योजना निर्माण होता है, यानी टीचर पहले पाठ्य योजना बनाता है। ये सबसे बुनियादी कदम है। उसके बाद कक्षा शिक्षण का चरण आता है, जिसके लिए ठीक 6 मिनट रिजर्व होते हैं। सिर्फ 6 मिनट का शिक्षण। हाँ, और कक्षा शिक्षण के तुरंत बाद प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक का चरण आता है। इसके लिए भी 6 मिनट का समय निर्धारित है। तुरंत फीडबैक मिलना सुधार के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल। फीडबैक के आधार पर फिर पुनः पाठ्य योजना बनाई जाती है। इसके लिए सबसे अधिक 12 मिनट का समय दिया जाता है। 12 मिनट का समय ये दर्शाता है कि अपनी कमियों पर चिंतन करना और नई रणनीति बनाना सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। सही कहा। इस नई योजना के साथ फिर पुनः शिक्षण होता है, जो 6 मिनट चलता है। और फिर से फीडबैक मिलता होगा। बिल्कुल। अंत में पुनः प्रतिपुष्टि के लिए अंतिम 6 मिनट होते हैं। कुल मिलाकर 36 मिनट की ये प्रक्रिया है। ये 36 मिनट का सटीक समय विभाजन समय के बेहतरीन प्रबंधन का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। हाँ, अब सूक्ष्म शिक्षण की उसी तीसरी अवस्था यानी स्थानांतरण अवस्था का संदर्भ लेते हुए स्रोत अगले विषय पर आता है। अधिगम स्थानांतरण। एकदम सही। जब एक सीखा हुआ कौशल या काम दूसरे सीखने के कौशल या काम को प्रभावित करता है, तो उसे सीखने का स्थानांतरण कहते हैं। ये बात हमारे रोजमर्रा के अनुभवों से बहुत मेल खाती है। स्रोत में इसका सटीक उदाहरण दिया गया है। ट्रक चलाने में सीखा गया कौशल कार चलाने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। स्टीयरिंग और सड़क का अंदाजा एक वाहन से दूसरे वाहन में काम आता है। बिल्कुल। अब स्रोत में इसके प्रकार क्रमानुसार समझाए गए हैं। पहला है धनात्मक स्थानांतरण। धनात्मक यानी पॉजिटिव। हाँ, जब पूर्व ज्ञान या अनुभव नई बातें सीखने में सहायता करता है। उदाहरण के लिए हिंदी भाषा का ज्ञान
संस्कृत भाषा सीखने में सहायता प्रदान करता है। भाषाओं के बीच का ये संबंध धनात्मक स्थानांतरण को बहुत ही स्पष्ट रूप से समझाता है। सही बात है। दूसरा प्रकार है ऋणात्मक स्थानांतरण। यह तब होता है जब पूर्व अनुभव दूसरे कार्य में घातक या बाधक होता है। मतलब पुरानी आदत नए काम में रुकावट बन जाती है। बिल्कुल। स्रोत का उदाहरण है कि तेज चलने का अभ्यास दिल की बीमारी में चिकित्सक के सलाह के बावजूद धीमे चलने में बाधक होता है। हाँ, शरीर तेज चलने का आदी होता है तो धीमे चलना मुश्किल हो जाता है। अगला है शून्य स्थानांतरण। इसमें पूर्व अनुभव ना तो सहायक होता है और ना ही बाधक। यानी दोनों अनुभव एक दूसरे से पूरी तरह स्वतंत्र हैं। सही कहा। और अंतिम प्रकार है क्षैतिज स्थानांतरण। ये तब होता है जब अर्जित ज्ञान का उपयोग उसी प्रकार की लगभग समान स्थिति में किया जाता है। समान स्थिति वाला स्थानांतरण। हाँ, स्रोत के अनुसार गणित में जोड़ घटाने के प्रश्नों का अभ्यास विज्ञान के उसी तरह के प्रश्नों को हल करने में काम आता है। गणित और विज्ञान का एक क्षैतिज संबंध स्कूली शिक्षा में हमेशा देखने को मिलता है। बिल्कुल। अब शिक्षण विधियों और सीखने के तरीके के बाद स्रोत इस बात पर आता है कि विद्यालय में इस सीखने का आकलन कैसे होता है। मूल्यांकन का हिस्सा बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, इसे विद्यालय आधारित आकलन या SBA कहा गया है। यह शिक्षा बोर्डों द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं के विपरीत विद्यालय स्तर पर ही किया जाता है। मतलब बाहर से कोई परीक्षा लेने नहीं आता। एकदम सही। यह विद्यालय की अनुसूची और बोर्ड के मार्गदर्शन में अध्यापकों द्वारा ही होता है। अपने ही शिक्षकों द्वारा आकलन होना बच्चे के लिए ज्यादा सहज है। स्रोत ये भी बताता है कि यह प्रत्यक्ष अनुभव और दैनिक जीवन के अनुभवों पर आधारित है। यह विद्यालय के अंदर व बाहर दोनों जगह शिक्षा प्राप्ति को प्रोत्साहित करता है। यानी सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं बल्कि पूरा व्यवहार देखा जाता है। बिल्कुल। स्रोत में इसकी विशेषताएं क्रमानुसार बताई गई हैं। पहली यह है कि यह विद्यालय आधारित है, जहां शिक्षक विद्यार्थियों को गहराई से जानने का अवसर पाते हैं। ये बहुत जरूरी है। दूसरी विशेषता यह है कि अध्यापक पहचानता है कि बालक क्या और कैसे सीखता है, उसका सोचने का तरीका, रुचियां और मनोवृत्तियां क्या हैं। सही बात है। बाहरी बोर्ड की तुलना में विद्यालय का अपने शिक्षक बच्चे के इन पहलुओं को बेहतर समझ सकते हैं। अगली विशेषता है कि यह प्रणाली व्यापक, विस्तृत और सतत है। लगातार चलने वाली प्रक्रिया। हाँ, और इसका लक्ष्य शिक्षार्थी को सुनियोजित अधिगम और विकास की ओर ले जाना है। ये बहुत सकारात्मक दृष्टिकोण है। स्रोत स्पष्ट करता है कि ये बाल केंद्रित है और विद्यालय केंद्रित है। इसमें बाहर का कोई व्यक्ति शामिल नहीं हो सकता। पूरी तरह से विद्यालय के अंदर। बिल्कुल। यह पूरी तरह अध्यापक द्वारा होता है और बहुआयामी है, यानी सामाजिक, भावनात्मक, शारीरिक और बौद्धिक विकास से संबंधित। ये साबित करता है कि बच्चे का बहुआयामी विकास शिक्षक की नजरों में सबसे ज्यादा सुरक्षित है। एकदम सटीक निष्कर्ष। अब स्रोत इसके उद्देश्य स्पष्ट करता है। सबसे पहला उद्देश्य है बच्चों पर दबाव कम करना। परीक्षा का डर कम करना बहुत आवश्यक है। हाँ, और मूल्यांकन को व्यापक तथा नियमित बनाना भी एक उद्देश्य है। इससे सीखने की प्रक्रिया स्वाभाविक हो जाती है। स्रोत बताता है कि इसका उद्देश्य निदान और उपचार की व्यवस्था करना है। कमियों को पहचानकर उन्हें सुधारना। बिल्कुल। साथ ही अंकों की जगह ग्रेडों का उपयोग करना इसका एक मुख्य उद्देश्य है। ग्रेड प्रणाली निश्चित रूप से अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा को रोकती है और करके सीखने यानी लर्निंग बाय डूइंग पर बल देना भी इसका बड़ा लक्ष्य है। खुद काम करके सीखना हमेशा ज्यादा प्रभावी होता है। अंत में स्रोत कहता है कि इसका उद्देश्य अध्यापक को सृजनात्मक अध्यापन मुहैया कराना है। यानी शिक्षक भी अपने तरीके से पढ़ाने के लिए स्वतंत्र है। हाँ, तो इस पूरी चर्चा का एक गहरा निष्कर्ष ये निकलता है कि ये पूरी व्यवस्था शिक्षक के 36 मिनट के सूक्ष्म स्तर के अभ्यास से शुरू होती है। सूक्ष्म शिक्षण से शुरुआत। बिल्कुल। लेकिन अंततः विद्यालय आधारित आकलन में इसका उद्देश्य बच्चे के व्यापक, बहुआयामी विकास और शिक्षक की अपनी सृजनात्मकता को बढ़ावा देना बन जाता है। यह एक बहुत ही सुंदर और तार्किक यात्रा है। अंकों की जगह ग्रेड का उपयोग और करके सीखने पर बल देना ये साबित करता है कि शिक्षा केवल रटने तक सीमित नहीं है। मैं इस विचार से पूरी तरह सहमत हूँ। सूक्ष्म शिक्षण के 36 मिनट से लेकर बहुआयामी आकलन तक की यह चर्चा शिक्षा के वास्तविक उद्देश्य को बहुत ही स्पष्ट रूप से सामने रखती है। यह सचमुच सोचने पर मजबूर करता है कि जब मूल्यांकन का आधार
बच्चे का संपूर्ण सामाजिक और भावनात्मक विकास बन जाता है। तो एक ग्रेड ए का वास्तविक अर्थ भविष्य में कितने नए आयाम तय करेगा? यह गहन चर्चा शिक्षा के इस बदलते परिदृश्य को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रही।